नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, खम्मा घणी। मेरा नाम है अनामिका और धरती धोरारी के ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। कहते हैं कि हुनर के साथ अगर हौसले निकलते हैं तो खुद ब खुद ही नए रास्ते निकलते हैं। आज धरती धोरारी के मंच पर हमसे मुखातिब हैं दो ऐसे टैलेंटेड फिल्म मेकर्स जो राजस्थानी भाषा की फिल्मों को देखा जाए तो विश्व पटल पर एक बार फिर से रिवाइव कर रहे हैं, उन्हें नया जीवन दे रहे हैं। राजस्थानी भाषा में ये बेहतरीन और ख़ूबसूरत फिल्में बना रहे हैं और इस तरह से हमारी भाषा के उत्थान में, हमारी रीजनल लैंग्वेज को आगे बढ़ाने में इनका वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है जो हम मिलकर के देख रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं जाने माने वेल नोन एंड सीजन्ड फिल्म मेकर श्री गजेंद्र श्रोत्रिय जी का और साथ ही तेज़ी से उभरते इंडिपेंडेंट युवा फिल्म मेकर तनुज व्यास का। नमस्कार, आप दोनों को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज डीडी राजस्थान में आकर के और धरती धोरारी के मंच पर हमसे रूबरू होकर? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जब बचपन में मेरे घर पे टीवी नहीं था तो मैं दूसरों के घर जाकर दूरदर्शन के देखा करता था सीरियल्स। शक्तिमान हो गया, साका लाका बूम बूम, जूनियर, जी आर्यमान। अच्छा। और आज मैं उसी चैनल पर अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ। गजेंद्र जी, आप तो जाने माने फिल्म मेकर हैं और कैमरा आपके लिए बस बाएं हाथ का खेल है सर। तो कैसा फील हो रहा है आज धरती धोरारी में आकर आपको? नहीं, मैं हमेशा कैमरे के पीछे ही रहता हूँ। पहली मतलब कम मौके मिलते हैं जब कैमरे के सामने हो, तो आज कैमरे के सामने हूँ तो एक अलग रोल में हूँ। तो मुझे लगता है कैमरे का अपना एक फियर होता है, वो शायद मेरे ऊपर भी थोड़ा सा उसका प्रभाव है। तो गजेंद्र जी, क्योंकि आप सीनियर हैं तो आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे। 20 से ज़्यादा आप शॉर्ट फिल्में बना चुके हैं राजस्थानी भाषा में और आपकी 2 फीचर फिल्म्स काफ़ी चर्चित रही हैं, भोभर और कसाई। उनके बारे में भी बात करेंगे, पर मेरा इन बातों के पीछे मकसद ये जानना है कि आप एक क्वालिफाइड इंजीनियर, उसके बाद आपने मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की इन फाइनेंस, कुछ साल आपने जॉब्स भी किए एंड देन दिस फिल्म मेकिंग थिंग हैपेंड। तो ये क्यों, कैसे, ये चमत्कार कैसे हो गया? इसमें एक्चुअली क्या है कि हम लोग शुरुआत में, मैं 99 में जयपुर आया था, उससे पहले उदयपुर था। और यहाँ हम लोग 5 बैचमेट्स हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के, एक ही बैच के। हमने मिलकर कुछ यहाँ शुरू किया था। अच्छा। तो वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस था, उसमें मैंने 99 में ज्वाइन किया। हम लोग करते रहे, फिर धीरे धीरे हम डाइवर्सिफाई करके सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग में आए। सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग में हमने एक प्रोडक्ट बनाया था तो उसके लिए क्या हमें डेमोस बनाने पड़ते थे जी। तो वो काम मेरा था क्योंकि क्रिएटिव इंटरेस्ट शुरू से था। तो मैं उन डेमोस के लिए जब मैं काम करता था तो एडिटिंग और इस मीडिया हैंडलिंग उस टाइम से वास्ता पड़ा, तो वहाँ से एक एडिटिंग को लेकर एक शौक थोड़ा सा डेवलप हो गया जी। फिर कुछ दोस्तों के साथ मिलकर सोचा कि चलो एक फ़िल्म बनाई जाए, तो एक फ़िल्म बनाई हमने, शॉर्ट फिल्म, हंसी मजाक में, दोस्तों और परिवार सब उन्हीं के साथ मिलकर जी। तो 1 आध साल निकला। फिर एक पैशन फॉर सिनेमा करके एक ब्लॉग आया करता था उन दिनों जी, जिनमें काफ़ी बड़े फिल्मकार जुड़े हुए थे उस ब्लॉग से। तो वो लोग एक 1 मिनट फिल्म कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया करते थे। तो वहाँ मैंने काफ़ी फिल्में अपने सबमिट करी। तो पहले साल तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैं नोटिस हुआ क्योंकि मैंने 7-8 फिल्में डाली थी। ओके। तो अनुराग कश्यप उस ब्लॉग के वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीब्यूटर थे जी। तो उन्होंने, फिर वो बाद में उनसे मिलना भी हुआ तो बोले यार तू गजब आदमी है, 7 1-1 मिनट की फिल्में वाली, लेकिन लोग बातें करते फिल्में की बनाने की, लेकिन बनाता कोई नहीं है, तो तेने बड़ा गजब काम किया है। खैर अगले साल फिर वो कंपटीशन हुआ, तब एक फिल्म डाली उस साल और वो फिल्म विनर हो गई। तो उससे अब क्या है कि वो एक एनकरेजमेंट ऐसा मिलता चला गया कि रुझान जो है थोड़ा डेवलप हो गया। फिर सोचा कि अब सीरियसली कुछ काम किया जाए, तो फिर मैंने एक 30 मिनट लॉन्ग एक शॉर्ट फिल्म बनाई, पिकनिक। वो काफ़ी फेस्टिवल्स में भी गई और सस्पेंस थ्रिलर टाइप की। हाँ, कुछ इस टाइप की थी वो। फिर एक ऐसा शौक लगा कि फिल्में बनाते रहे। राम कुमार एक मेरे दोस्त हैं, उनकी एक कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी और उस पर फिर हमने तय किया कि कुछ किया जाए, क्योंकि वो राजस्थान के बैकड्रॉप की कहानी थी, शेखावटी की पृष्ठभूमि थी उस कहानी की। तो मैंने तय किया कि उसकी हम भाषा भी राजस्थानी रखेंगे। तब भोभर करके जो मेरी पहली फिल्म है वो 2010 में हमने शूट की थी और फिर 2012 में वो रिलीज़ भी हुई थिएटर्स में। तो हमारे लिए एक इतना एक्साइटमेंट था कि उस फिल्म को लेकर के हम चाहते थे कि वो एक साइकिल कंप्लीट हो,
अच्छा। और हमें पता था पैसा वैसा तो निकलना नहीं है उसमें, लेकिन ये कि हम चाहते थे कि वो थिएटर में रिलीज़ ज़रूर हो। तो हमने राजस्थान में करीब 20 थिएटर्स में उसको रिलीज़ किया और हमने सारे शक्ल पूरे किए उसमें, उसका रिंग टोन भी बनाई, उसका म्यूज़िक जो है उस समय दान सिंह जी उस समय जीवित थे जी। और दान सिंह जी बहुत बड़ा नाम है म्यूज़िक इंडस्ट्री में बॉलीवुड में। तो वो एक तलवार जी हमारे एक मित्र हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की, दान सिंह जी से उनका बहुत अच्छा परिचय था, बहुत मानते थे उनको। तो हमने कहा सर दान सिंह जी को आप तैयार कर दो, तो मेरी फिल्म में एक गीत मैं रखना चाहता हूँ उनका। तो राम कुमार सिंह ने गीत लिखा था और दान सिंह जी से उसको कंपोज करवाया। फिर बाद में हमने 2-3 गीत और ऐड किए, क्योंकि दान सिंह जी उन दिनों फिर बीमार हो गए उसके बाद और कर नहीं पाए। तो ये जर्नी बस ऐसे ही शुरू होते होते भोबर तक पहुंची। फिर भोबर का वर्ल्ड प्रीमियर ग्रीस में कोरिंथ में हुआ, तो वो सफ़र और माइलस्टोन जुड़ते गए उसके साथ। फिर और शॉर्ट फिल्में भी बनाता रहा। फिर 3-4 साल बाद 2018 में फिर कसाई शूट हुई, जो अभी हमने बाद में OTT प्लेटफॉर्म को दे दी थी। तो जिसमें मीता वशिष्ठ और रवि झांकल हमारे जयपुर के ही हैं, अशोक भाटिया भी राजस्थान के हैं, एक ये सब NSDNs हैं। तो और मेरा पूरा क्रू भी FTI का था जी। तो मैंने यही सोचा था कि इस बार थोड़ा और बेहतर करते हैं काम को, क्योंकि फिल्म एक ऐसा माध्यम है कि हम फिल्म दर फिल्म अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सीखना और सीखने की एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। क्या बात है। तो अभी भी सीख रहे हैं फिल्म बनाना। तो एक जर्नी जो शौकिया तौर पर शुरू हुई और फिर वो फुल टाइम फिल्म मेकिंग में आप आ गए। जी अब बिल्कुल। तनुज, आपसे जानना चाहेंगे, आपका सफ़र भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। 4 बेहतरीन शॉर्ट फिल्में और उसके बाद आपकी एक फीचर फिल्म भी आई है सॉल्ट। लेकिन उसके पहले यू आर सच एट सच अ यंग एज, आई मीन ये एक बहुत ही हैरत वाली बात है और राजस्थान के लिए प्राइड की बात भी है। तनुज, तो पहले तो ये बताइए कि आप नरलई से जोधपुर आए, जोधपुर से फिर आप मुंबई पहुँचे और फिर ये फिल्म मेकिंग का सफ़र भी शुरू हुआ, तो कुछ बताइए। जी, तो बेसिकली स्कूलिंग गांव के अंदर ही हुई 10th तक नारलई में गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद 11th-12th इन साइंस मैथ्स मैंने फालना से की और कॉलेज भी मैंने वहीं से किया, BSc in IT। देन फिर मैं MCA के लिए जोधपुर गया था, जोधपुर लाचू कॉलेज। बट तब तक कोई एक्सप्लोर नहीं था सिनेमा का, कुछ कमर्शियल सिनेमा जो देख लिया वो देख लिया, जो बनता था बड़े बड़े एक्टरों का। जो गांव में फिल्में देखते थे? नहीं, घर पे टीवी नहीं था। तो ऐसा था कि छुट्टियों में जब ननियाल जाते थे तो वही जो 1-1.5 महीने छुट्टियाँ होती थी, उसी में जो देख लिया वो देख लिया बहुत सारा। और फिर वो बाकी के 11 महीने याद हाँ, फिर वही वाली चीज़ जो शुरू मैंने बताई कि पड़ोसियों घर जाके जो सीरियल थे दूरदर्शन वाले वो देख लेते थे, उसकी फिक्र कम से कम ये तो देख लेते थे, 1 घंटे के आते थे, तो उतना था। तो जोधपुर में कोई एक्सप्लोर नहीं था कभी इस तरह का सिनेमा का, कुछ नहीं। लेकिन 2012 में मेरे एक फ्रेंड बने वहाँ पे, अनिमेश जोशी करके, तो वो काफ़ी लिटरेचर पढ़ते थे, तो उनसे दोस्ती, उनकी संगत में फिर साहित्य पढ़ना शुरू हुआ। फिर उन्होंने कुछ आर्ट फिल्मों की तरफ रुख मोड़ा कि एक्चुअल में सिनेमा किया है। तब वहाँ से एक पता चला कि अरे यार ये ऐसा तो कभी देखा ही नहीं हमने, हम तो वही मारधाड़ कमर्शियल सिनेमा देखते हैं। तो वो एक्सप्लोर फिर बिगिन हुआ और होते होते फिर एक प्ले ज्वाइन किया मैंने, एक प्ले। तो प्ले के दौरान ऐसा हुआ था कि एक एक्टर थे वहाँ पे और उन्होंने कहा कि तू लिखता है थोड़ा, तो साहित्य पढ़ते फिल्में देखते, फिर लिखने का चस्का चालू हो गया कि लिखते हम भी कुछ अपनी कहानी कहते हैं यार, सब लोग कहानियाँ कह रहे हैं तो हमारे अंदर भी बहुत कहानियाँ हैं। तो वहाँ एक्टर ने मेरे से कहा कि तुम एक स्क्रिप्ट लिखो, अपन शॉर्ट फिल्म बनाते। ये 2014 में शॉर्ट फिल्म का बहुत बड़ा माहौल बन रहा था मार्केट के अंदर। तो मैंने लिख ली 3 महीने की मदद से, उस राइटिंग का स्क्रिप्ट रेडी कर ली। जब स्क्रिप्ट रेडी हुई, प्ले हो गया, उसके बाद उन एक्टर वो पलट गए, उन्होंने मना कर दिया कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा मैंने 3 महीने मेहनत की इस स्क्रिप्ट को बनाने में, तुम कह रहे हो कि बनाओगे नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। तो बैकआउट कर गए। देन फिर मैंने को लगा कि यार नहीं यार, तुम नहीं बना सकते तो मैं बना लेता हूँ, कोई बनाऊंगा जरूर, क्योंकि थोड़ा वो बचपन से वैसा है, थोड़ा जिद वाला कि करना है तो करना है। प्लस अपने हार्ट एंड सोल दिया उसको। यस, मतलब वो रग रग में वही कहानी चल रही है। तो फिर जो फ्रेंड वही अनिमेश, उनके पास पैनासोनिक का हैंडीकैम था, तो वो जुगाड़ हो गया। फिर एक 750 रुपये में ट्राइपॉड ऑनलाइन से मंगवा लिया। और कहानी ऐसी थी कि गवर्नमेंट स्कूल में शूट करना था। तो वो था कि यार परमिशन तो है नहीं, तो मैंने अराउंड 3 मंथ्स मैंने DO ऑफिस जो था जोधपुर का, वहाँ चक्कर काटे परमिशन के लिए कि मुझे इसी स्कूल के अंदर शूट करना है, मेरे को परमिशन दे दो। क्योंकि उसी स्कूल में हम प्ले की रिहर्सल किया करते थे। तो स्क्रिप्ट लिखते हुए सारी जो लोकेशंस थी वो वही दिमाग में थी कि इधर से एक्टर है, इधर से अपना हीरो आएगा, यहाँ क्लासेज में पढ़ेगा, ये होगा वो होगा। मतलब वो लोकेशन बुनी हुई थी क्योंकि रात रिहर्सल के लिए डेली जाना होता था वहीं पे।
तो फाइनली डीओ मैम थे वहाँ पे, आई थिंक मैं नाम बोला, गजराज चौधरी जी थे। फाइनली उनसे मिलना हो गया एक दिन, क्योंकि तब तक तो मिलने दे ही नहीं रहा था। और फाइनली उनको बोला मैम परमिशन चाहिए, तो उन्होंने फटाक से परमिशन अप्रूव कराई और शूट कर ली। उसमें काफ़ी चैलेंजेस थे। फिर हुआ ये कि जब बात आई एडिटिंग की, तो वो तो आती नहीं थी कि एडिट करते कैसे। तो एक फ्रेंड थे, उनके पास गए तो उन्होंने बहुत सारे पैसे मांग लिए। तो पैसे थे नहीं, क्योंकि मैं तो अभी भी जो शूट किया वो क्राउड फंडिंग किया था। एक दोस्त ने 500 रुपये दिए थे, एक दोस्त ने 1500 रुपये दिए थे, चंदा जुटा गए, ऐसे करके वो शूट और सब कुछ किया था मतलब। तो फिर जब एडिटिंग के लिए कोई नहीं मिल रहा, तो फिर मुझे लगा कि यार क्या करें, अब शूट तो हो गया, फुटेज पड़ा, तो मैंने कहा चलो एडिटिंग सीखते हैं। तो आईटी फील्ड से था, तो किसी भी सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करना कोई बड़ी चीज़ नहीं थी मेरे लिए। मैं क्योंकि हर सॉफ्टवेयर को यूज करने का तरीका वही होता है, कुछ चीज़ें टूल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वही होता है। देन मैंने एक सॉफ्टवेयर क्रैक वर्जन डाउनलोड किया टॉरेंट से और फिर एडिटिंग शुरू की। तो मुझे कम से कम आई थिंक अराउंड, मुझे लगता है ज़्यादा टाइम लगा, 2 या 3 महीने बहुत सीखने में लगा, एडिटिंग सीखने में। और मैंने अपनी फिल्म खुद एडिट की। तो जो फर्स्ट कट था आई थिंक 42 मिनट का था और आई वाज इमोशनल। मैंने कहा यार सच में फिल्म ऐसी बनती है। क्योंकि अब तक तो फिल्म देख रहे थे हम टीवी के ऊपर, खुद ने कभी नहीं जिया था। तो वो एक जर्नी पूरी 10 मंथ्स की जर्नी थी, मतलब मार्च से लेके आप समझ लो अक्टूबर नवंबर तक, आई थिंक दिसंबर तक पूरा वो जर्नी। और जो फर्स्ट कट देखा, देन फिर फील हुआ कि यार हम भी बना सकते हैं। अगर जब मैं 10 महीने में द लीजेंड ऑफ कबीरा बना सकता हूँ, तो फिर कुछ भी कर सकता हूँ मैं। फिर वो पूरा रुझान उसी तरफ मुड़ गया। फिर कॉमन स्टूडेंट बनाई, झूठे तारे बनाई, फिर थिंक पावर बनाई, फिर नमक बनाई जो फीचर फिल्म थी। तो ऐसे कारवां चलता रहा। इन बिटवीन तनुज आपने रेडियो में भी काम किया। अनु कपूर जी का एक बड़ा ही पॉपुलर रेडियो शो है, उसके साथ आप जुड़े रहे। तो ये रेडियो का एक्सपीरियंस क्या कहीं पर काम आया फिल्म मेकिंग में? बिल्कुल, मतलब ऐसा था कि बेसिकली उनका जो शो था वो बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ही था। तो उनकी जो रिसर्च करते थे तो बहुत पढ़ने को मिला। क्योंकि और ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत सारी पत्रिकाएं पढ़नी, इंटरनेट पोर्टल खोजे कि कहानी मीना कुमारी की क्या कहानी है, राज कपूर साहब की क्या कहानी है, किशोर दा की क्या कहानियाँ है, वो बहुत कहानियाँ पता चली। तो कुछ ऐसी ट्रिवियाज जो किसी को नहीं करेक्ट, और कुछ कहानियाँ तो ऐसी थी कि मतलब माइंड ब्लोइंग, इंस्पायर करने वाली कहानियाँ बहुत सारी थी। तो हमारा ऐसा जरूर हमेशा ये डिस्कशन होता था मेरा और अनिमेश का कि कभी भी फिल्म बनाओ तो साहित्य पर कुछ बनना चाहिए। तो जब मैंने अनिमेश से शेयर किया तो उन्होंने मुझे एक कहानी दी। MP सीहोर के एक राइटर है पंकज सुबीर जी, जिनकी एक बुक आई हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी एक पहली कहानी थी कुफ्र। हाँ। ओके। तो उस वो कहानी थी को ये पढ़ो, तुम पढ़ो कैसी है। मैंने पढ़ी, मैंने कहा कहानी तो बहुत बढ़िया है, इस पे बनाते हैं। तो उस कहानी पे द लीजेंड ऑफ कबीरा मैंने बनाई, मैंने लिखी, पूरा उसको ढांचा तैयार किया। द लाइंग स्टार्स झूठे तारे की कहानी है कि मैं ओशो को पढ़ा करता था काफ़ी। तो ओशो की एक बुक है जीवित मंदिर करके। ओके। तो एक दिन मैं वो बुक पढ़ रहा था, तो उसमें तारों के बारे में कुछ साइंटिफिक बात लिखी हुई थी जो मुझे कभी पता ही नहीं थी कि तारे बेसिकली में झूठे हैं। तो वो थॉट इतना अच्छा क्रैक किया। तो फिर उसके अराउंड एक कहानी बुनी कि एक अनाथ लड़का जो तारों में अपने माँ बाप को ढूंढ रहा है और माँ बाप से बातें करता है कि वो वहाँ पे है। और वन डे जब उसको पता चलता है कि ये तारे झूठे हैं, क्योंकि बेसिकली साइंस के अकॉर्डिंग ये है कि तारों की रोशनी को जो धरती पर पहुँचने में कोई 4-4.5 साल लग जाता है, ऐसा कहा जाता है। वो इतने दूर है, तो उन 4-4.5 साल में ना तारों की पोजीशन चेंज हो जाती है, वो वहाँ है ही नहीं। तो हम जो डेली जो तारे देखते हैं आसमान में, वो वहाँ पे है ही नहीं, वो वहाँ से हट चुके हैं। तो तारे झूठे हैं, वो हमें बेवकूफ बना रहे। तो उसके अराउंड वो कहानी थी झूठे तारे की, उसका दिल टूट जाता है। और सॉल्ट के बारे में बताइए, वो आपकी पहली फीचर फिल्म है और राजस्थानी भाषा में। जी। सॉल्ट की कहानी कुछ ऐसी है कि जब मैं मुंबई गया था, मैं काम ढूंढ रहा था, तो एक फ्रेंड बना था, एक्टर था दानिश कालरा करके। तो उसने बोला कि एक प्रोडक्शन हाउस है, उनको एक असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए रिसर्च करने के लिए, मैं कनेक्ट करवाता हूँ, तू बात कर। तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया कि तुम ये पूरा फॉर्म भर लो और मुझे भेज दो। अगर फॉर्म मुझे अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, अगर तुम्हारी बात है तो फिर मैं इंटरव्यू के लिए बुलाऊंगा। अच्छा। तो फॉर्म में बेसिक सवाल थे, फिल्मों से जुड़े हुए, इंडस्ट्री से जुड़े हुए, प्रोडक्शन से जुड़े हुए। एंड में एक तस्वीर थी। तस्वीर ये थी कि वाइट ग्राउंड है और उसमें एक आदमी लुंगी पहने हुए काम कर रहा है, बुजुर्ग आदमी। अच्छा। और लिखा हुआ था कि तस्वीर देख के क्या कहानी आपको दिमाग में आती है। अच्छा। तो बेसिकली सब कुछ तो भर दिया, लेकिन अब वो एक तस्वीर से कहानी कैसे बनाए। पहले तो ये डाउट था कि अरे ये आइस है कि नमक है। फिर मुझे लगा कि नंगे बदन वो काम कर रहा है तो पक्का नमक है, आइस में तो कर नहीं सकता वो। तो उसके अराउंड नाइस ऑब्जर्वेशन। तो उसके अराउंड फिर काफी सोचा। तो हुआ ये कि फिर मैंने गिव अप कर लिया कि नहीं यार, एक तस्वीर देख के इतना टैलेंटेड भी नहीं हो कि मैं कोई कहानी बना दूं। तो मैंने कहा चलो यार, ये जॉब तो मिलने नहीं है। फिर एक फ्रेंड है मेरे, जाहिद भाई थे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि फिल्म सिटी आ जाओ, शूटिंग चल रही, तेरे को शूटिंग दिखाता हूँ। तो मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था लाइव इतनी बड़ी प्रोडक्शन की शूटिंग देखने का और फिल्म सिटी जाने का जो मुंबई में है।
और एक बात है कि शूटिंग सबसे बोरिंग होती है जब तक आप उसका हिस्सा ना हो। राइट। तो देखते देखते बोर हो गया, आधा घंटा देख लूँ, 1 घंटा देख लूँ, कितना देखूँ। फिर मुझे लगा कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, बेटा कहानी सोच ले शायद जॉब मिल जाएगी वहाँ पे। अच्छा। तो फिल्म सिटी में रात में फिर घूमते फिरते इधर उधर फिर सोचना चालू किया कि क्या हो सकती है कहानी। देन जो कहानी बनी 50 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में, उस कहानी को पोस्ट किया, उसमें फॉर्म में भरा, भेजा, उनको अच्छा लगा। मैंने वहाँ 2 महीने काम भी किया उन्होंने। अच्छा। और फिर उसी कहानी पे 2 साल बाद मैंने नमक बनाई। अच्छा, तो जिस कहानी पर आपको नौकरी मिली उसी कहानी पर आपने फिल्म भी बना डाली। क्या बात है, क्या बात है। गजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप तो सीजन्ड फिल्म मेकर हैं और राजस्थानी भाषा में ही आप फिल्में बना रहे हैं, हर बार एक नया एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है। अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि ओवर द इयर्स राजस्थानी फिल्में जो हैं वो कितनी इवॉल्व हुई हैं और उनमें कितना पोटेंशियल है दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने का? पोटेंशियल तो डेफिनेटली है, और क्योंकि राजस्थानी सिनेमा का अगर हम इतिहास देखें तो बहुत ही बेहतरीन और एक उजला इतिहास है जी। इनफैक्ट 1942 में देश के आज़ाद होने से पहले राजस्थानी फिल्म बन चुकी थी एक नजराना नाम से जी। और उसके बाद भी फिर एक पॉपुलर सेगमेंट में राजस्थानी सिनेमा बहुत बना और कई पॉपुलर राजस्थानी फिल्मों पर बाद में दूसरी भाषाओं में और बॉलीवुड में हिंदी फिल्में बनी। मतलब वो दौर राजस्थानी सिनेमा का रहा है जी। और मेनली लेकिन होता ये था कि वो या तो लव स्टोरीज होती थी, क्योंकि ज़्यादातर रोमियो जूलियट के अडेप्टेशंस हैं कि अमीर लड़की है, गरीब लड़का है और बेसिक शादी हो सकती है, वही कॉन्फ्लिक्ट या वैसे वैसा, तो वही उसी स्टोरी के अडेप्टेशंस हुए आज तक। जितना भी रोमांटिक सिनेमा हिंदुस्तान में बना है करीब करीब 90% रोमियो जूलियट पे ही आधारित है। बिल्कुल। और वो होना भी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा लेजेंडरी स्टोरी है कि उस पर हम कई वेरिएंट्स उसके बना सकते हैं जी। तो वो राजस्थानी सिनेमा में भी वही हो रहा था। और लेकिन ये कि हाँ, जमींदारी और यहाँ का जो एक रॉयल्टी जो राजस्थान के नाम से जो बाहर एक इम्प्रेशन है राजस्थान का, तो उसी को रिफ्लेक्ट करता था वो सिनेमा। फिर धीरे धीरे ये कि एक पता नहीं कैसे एक वॉइड आ गया कि राजस्थानी सिनेमा बनना अचानक से बंद हो गया और उस वॉइड को बॉलीवुड ने भर दिया। मैंने जब भूभर बनी थी 2010 में, तब पिछले 10 सालों में कोई इक्का दुक्का 1 या 2 फिल्म बनी थी जी। और जो बनी थी वो भी एक तरीके से बॉलीवुड की कॉपी की गई थी, रादर की कोई राजस्थानी कहानी कही गई। हम अभी तक हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम राजस्थानी सिनेमा के नाम पर हम बॉलीवुड को कॉपी कर रहे हैं और बॉलीवुड की स्टाइल और वही उसका एक सस्ता वर्जन हम राजस्थानी में क्रिएट कर रहे हैं। तो ऑडियंस जो है वो सिनेमा हॉल में क्यों एक सस्ता वर्जन देखने जाएगी उतनी पैसे देके। राइट। एक सिंपल सी ये बात है, लेकिन वो हमारे यहाँ के फिल्मकारों को समझ में नहीं आ रही है बात। वो अभी भी वही घिसे पिटे और वही सारे उस तरह का सिनेमा और कहानियाँ बन रही हैं। तो 2010 में मेरा यही प्रयास था कि कुछ हम मराठी सिनेमा की तर्ज पर, जहाँ साहित्य पर आधारित है सिनेमा, तो क्यों नहीं एक ऐसी कहानी चुने जो एक आम आदमी की कहानी हो। तो भूपर अपने गरीब किसान की कहानी की, उसमें कोई जमींदारी नहीं है, कुछ नहीं है, अलग कॉन्फ्लिक्ट है, बेसिकली एक पर्सनल ह्यूमन स्टोरी हो। उसमें कोई एक्स्ट्रा वेगन्जा नहीं है, कोई ग्रैंडियोर नहीं है, वो सब, लेकिन एक अच्छी कहानी हमने कहने की कोशिश करी। वो कितना सफल हुए वो तो खैर जो देखता है वो कह सकता है, लेकिन मेरा प्रयास यही था कि राजस्थानी सिनेमा को उस जकड़ से निकाल कर, हवेलियों और महलों से निकालकर एक झोपड़ी में लाया जाए, एक आम आदमी की कहानी कही जाए। तो वो किया। फिर उसके बाद मैं हिंदी फिल्में भी बनाता रहा। कसाई हालांकि राजस्थानी सिनेमा तो नहीं, मैंने तो उसका सेंसर सर्टिफिकेट भी हिंदी का लिया हुआ है, क्योंकि वो बेसिकली करौली साइड की भाषा है या बोली है, जो बुंदेली या अपने ब्रज का मिश्रण है एक तरीके से, जो हमारे भरतपुर साइड में बोली जाती है। तो वही बोली हमने इस्तेमाल करी उसमें। तो अब यही है कि अब भविष्य तो बहुत अच्छा है, पोटेंशियल तो डेफिनेटली है, राजस्थानी फिल्में खींच सकती हैं ऑडियंस को बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन उसके लिए अभी काम बहुत करना पड़ेगा। यानी अगर हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव में बात करें तो आपको लगता है कि बाकी जो स्टेट्स का रीजनल सिनेमा है उसके सामने हम कितने तैयार हैं, हम कितने इक्विप्ड हैं? हम कहीं भी नहीं है, उसके आसपास भी नहीं है, क्योंकि अगर हम मराठी सिनेमा देखें, बंगाली देखें, साउथ का तो खैर वो मेन स्ट्रीम सिनेमा है उनके लिए। बॉलीवुड वहाँ तो बॉलीवुड से भी आगे रीजनल की तरह ट्रीट होता है वहाँ, तो वो तो बिल्कुल ही साउथ तो अलग है और वो मल्टी क्रोर बिजनेस है, वो बॉलीवुड से बड़ा इंडस्ट्री उनका। चाहे तमिल अकेली पकड़ लो तो वो बॉलीवुड से बड़ी इंडस्ट्री है। तो वो तो मैं रीजनल मानता ही नहीं उसको। रीजनल में अगर ये कि हाँ, मैं मलयालम क्योंकि छोटा है तो मैं उसको जरूर पकड़ूंगा, लेकिन मलयाली सिनेमा
मलयालम सिनेमा ने बहुत बड़े बड़े फिल्मकार दिए हैं, अदूर गोपालकृष्णन और जो हमारे बीजू हैं, एन शाजी एन अरुण, उनका मतलब ये इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स का दर्जा रखते हैं। और इसी तरह बंगाली सिनेमा में तो खैर एक समय बॉलीवुड पूरा बंगाली सिनेमा पे ही केंद्रित था, जहाँ सत्यजीत रे जैसे बड़े फिल्मकार वहाँ से हुए हैं और ऋतिक घटक और बहुत बड़े बड़े नाम हैं वहाँ भी। तो अब लेकिन ये तो चलो एक ऐतिहासिक बात होगी, लेकिन रिसेंटली जो इंडस्ट्री बदली है वो एक पंजाबी सिनेमा की बदली है और गुजराती सिनेमा की बदली है। पिछले पंजाबी सिनेमा पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्म हो गया कि जहाँ करोड़ों का बिजनेस होने लग गया है, बड़ी फिल्में बनने लग गई है और वहाँ उनके स्टार्स पैदा हो गए हैं, भले वो बॉलीवुड से गए हों, उनके अपने खुद के स्टार्स हैं। इसी तरह गुजराती सिनेमा पिछले 4 सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। तो इवन भोजपुरी सिनेमा भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। भोजपुरी तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, वो तो क्योंकि भोजपुरी का अपना एक डायस्पोरा है। भोजपुरी सिनेमा सबसे ज्यादा मुंबई में देखा जाता है, क्योंकि मुंबई में ही जो बिहारी माइग्रेंट्स हैं जो हैं वो सबसे बड़े दर्शक हुए हैं। तो भोजपुरी तो अपने आप में उसका डायस्पोरा इतना बड़ा है कि उसको वो हिट कर देते हैं। समवेयर क्लोज टू हिंदी लैंग्वेज भी है तो इजीली अंडरस्टैंडेबल भी होती है, और ये तो हमारी भाषा की भी खासियत है, राजस्थानी भाषा की भी। तनुज, आप एक OTT प्लेटफॉर्म स्टेज के साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थानी भाषा के आप कंटेंट हेड हैं वहाँ पर, तो डेली बेसिस पर आपके सामने तो वो फीडबैक्स और स्टैट्स भी रिफ्लेक्ट होते होंगे, क्योंकि आजकल उसी का ज़माना है, दौर है। आप प्रति आवर कितने लोग देख रहे हैं, कहाँ पे बैठ के लोग देख रहे हैं, डेमोग्राफिक एंड ऑल, वो सारी चीज़ें उसमें रिफ्लेक्ट होती हैं। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि हमारी भाषा का जो कंटेंट है वो कितना कंज्यूम हो रहा है, लोगों में कितनी दिलचस्पी है राजस्थानी भाषा के कंटेंट को लेकर, और एक नॉन राजस्थानी जो है क्या वो भी उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं? बेसिकली ऐसा है कि आप ये समझ लो कि ये स्टेज के माध्यम से एक इनिशियल लेवल पर हम हैं अभी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्री एकदम जीरो पर है, कुछ भी अच्छा बना नहीं और लोगों का रुझान भी खत्म हो गया। तो एज ए प्लेटफॉर्म अभी हम जो काम कर रहे हैं, हमारे सामने जो सबसे बड़े 2 चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस एक तो ये है कि जब इंडस्ट्री नहीं है तो प्रोफेशनलिज्म नहीं है लोगों के अंदर, उसको कैसे उस प्रोफेशनलिज्म से परे जाके उन लोगों को अपने साथ जोड़ना, आर्टिस्ट हो गए, राइटर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, वो एक चैलेंज है। सेकंड चैलेंज ये है कि जो झुकाव होना चाहिए सिनेमा को लेकर, राजस्थान सिनेमा को लेकर, जिससे लोगों ने मुंह मोड़ लिया कि कुछ अच्छा बनता ही नहीं, क्या देखे, उनको वापस लाना मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि हम कोशिश कर रहे, लोग आ भी रहे हैं, लेकिन आई थिंक ऐसा लगता है कि शायद अभी और फाइट है, काफी लंबा मतलब टाइम जाएगा, हो सकता है ये साल पूरा निकल जाए या नेक्स्ट तो 2024 का पहला क्वार्टर चला जाए और लोगों तक पहुंचने के लिए। क्योंकि ऐसा है कि उनको बोलो राजस्थानी फिल्म है तो वो वैल्यू ही नहीं करते, वो एकदम ऐसे नीचे सिनेमा मतलब वैसा उनके लिए फील अंडरएस्टिमेट करते हैं। और वही लोग जो कमर्शियल बड़ी फिल्में आती है जो राजस्थान बैकड्रॉप पे होती है, हल्की सी राजस्थानी यूज करके जो बनाते हैं बॉलीवुड वाले, वो देखते बड़े चाव से, बड़े खुश होते हैं, अरे ये तो हमारे इलाके में शूट हुई है, हमारे साइड की कहानी है, ऐसा है वैसा। लेकिन वही जब प्रॉपर एक राजस्थानी फिल्म जाती है तो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए हमारा जो पॉलिसी है बड़ा सिंपल पॉलिसी, हम उसी के अराउंड काम करते हैं कि राजस्थान का टॉपिक होना चाहिए और सेंटिमेंट राजस्थान के होने चाहिए, क्योंकि जो भी बंदा देखे उसको ऐसा लगे ये मेरी कहानी है, मेरे परिवार की कहानी है, मेरे गांव की कहानी है, मेरे आसपास की कहानी है। हमको लगता है जब तक वो रेलेवेंसी क्रिएट नहीं होगी ना, लोग जुड़ेंगे नहीं। उनको अपनी फिल्म, उनको ऐसा करना कि ये जो सिनेमा बना ये हमारा नहीं, ये इस डायरेक्टर राइटर का नहीं, ये आपका सिनेमा है, ये आपके आसपास घट रहा है। उसके माध्यम से मुझे लगता है कि हम ऑडियंस को खींच सकते हैं और हम उसी पे काम करते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि हम फिक्शन बिल्कुल नहीं करते, हालांकि कहने को तो दुनिया की हर कहानी फिक्शन ही होती है, बट हमारी डेफिनेशन में फिक्शन वो है कि बिल्कुल जिसको राजस्थान से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब बहुत सारे लोगों की ऐसी धारणा है आउट ऑफ द राजस्थान कि अगर हम रेगिस्तान दिखा दें, थोड़े तो राजस्थान हो गया, थोड़ी झोपड़ी दिखा दे और थोड़े किले दिखा दे तो बस राजस्थान की फिल्म बन गई। हमारे लिए वो नहीं है, हमारे लिए है वो कहानी आके जमीन से जुड़ी होनी चाहिए, उसकी रेलेवेंसी कितनी क्रिएट कर सकते हैं, उस पर फोकस हमारा ज्यादा रहता है। उनको लगता है उसी से ही ऑडियंस आएगी, और अभी तक है वैसा चल रहा है, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आप खुद यंग हैं, और जो यूथ होता है किसी भी देश का, वही किसी चीज़ को पॉपुलर या नॉन पॉपुलर करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप क्या इस बात को एनालाइज कर पा रहे हैं कि इस OTT प्लेटफॉर्म पर यूथ आ रहा है, जो राजस्थानी यूथ है, क्या वो आ रहा है, वो राजस्थानी भाषा की तरफ आकर्षित है या नहीं? नहीं, बिल्कुल है। मतलब ये तो बड़ा क्लियर है। मतलब आप ये समझ लो कि
दुनिया का या इंडिया पकड़ लेते हैं, इंडिया का अगर कोई भी OTT अगर कहीं पे उसका बेस है तो वो यूथ ही है। सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाली ऑडियंस यूथ ही होती है। एग्जैक्टली। तो हमारा भी यहाँ पे वही लोग, और मुझे लगता है कि उस यूथ जो एज एन ऑडियंस आ रहे हैं वो तो है ही, लेकिन अगर हम प्रोफेशनल जो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जो राइटर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, एडीज कर रहे हैं, लाइट्समैन, कैमरामैन वो है, उनको भी काफी बूस्ट मिल रहा है। तो उनके मतलब लोकल टैलेंट जो है उनको काम दिया जा रहा है, तो उससे ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे 7-8 मंथ्स हुए हैं वहाँ पे, और मैंने 500 से ज़्यादा कहानियाँ पढ़ी है। अरे वाह। जो सिर्फ राजस्थान बैकग्राउंड से कहानियाँ आई है बनाने के लिए। तो इतना जोश है इस इंडस्ट्री में, इतना पोटेंशियल है आगे जाने के लिए। हालांकि वो बात अलग है कि 500 की 500 नहीं बना सकते, सब अच्छी नहीं होती है, कुछ अच्छी होती है, कुछ थोड़ी सी पॉलिसी से हट जाती है, वैसा होता है। बट ये तो पक्का है कि किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी मतलब दुनिया का कोई भी प्रोफेशनलिज्म हो, मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि यूथ ही उसको बूस्ट करता है। बिना यूथ के वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है, मतलब वैसा है। तो आप लोग ओरिजिनल्स पे भी काम कर रहे हैं? बिल्कुल। ऑल राइट। गजेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपकी एक वेब सीरीज का बड़ा जिक्र हो रहा है आजकल, और बेहतरीन वेब सीरीज है, कुछ ही दिनों में वो स्ट्रीम भी होने वाली है OTT प्लेटफॉर्म पर, तो कुछ उसके बारे में बताएं। अगेन जैसे कि वो मैं स्टेज के लिए बना रहा हूँ, और कहानी का जो उनकी एक फ़िलासफ़ी है कि हमें राजस्थान की कहानी कहनी है। तो हमारे यहाँ बाल विवाह एक ऐसी कुप्रथा है जो राजस्थान में काफ़ी प्रचलित है, और अभी भी दूर दराज के इलाकों में होता है, गाँव में, छोटे शहरों में आज भी अक्षय तृतीया या आखा तीज पर आज भी शादियाँ होती है बच्चों की। तो वो उस बाल विवाह को केंद्र में रखकर ही मैंने कहानी सोची और उसको थोड़ा सा थ्रिलर टच दिया जी। क्योंकि अब मेरी सेंसिबिलिटी मुझे सिर्फ ऐसा सिनेमा भी कहने के लिए नहीं तैयार कर पाती है कि बस मैं एक इशू को ही रेस करूं, कहानी और एक इंटरेस्टिंग कहानी, बिल्कुल वो एक सब टेक्स्ट है या सब लेयर है उसकी, लेकिन हाँ ऊपर एक कहानी भी चल रही है। तो उसमें ये कि जो शादी हुई है उनके अपने आपस के संबंध अच्छे, शुरुआती दिन अच्छे निकलते हैं, फिर लड़का शहर चला जाता है, वहाँ जाके एक अफसर बन जाता है, उसका अफेयर किसी से हो जाता है, और फिर एक हत्या होती है, अब उस हत्या और लड़की जो है उसका अफेयर होने के बाद लड़की अपना घर छोड़ के उसके पिता अपने घर ले जाते हैं उसको। अच्छा। और वो पढ़ना शुरू करती है फिर, क्योंकि अमूमन लड़कियों की पढ़ाई छोड़ी जाती है जब शादी जल्दी हो जाती है, बिल्कुल। तो वो फिर पढ़ना शुरू करती है, वो वकील बनती है और वो फिर अपने ही पति को डिफेंड करती है फिर बाद में। अच्छा। अब तो वो उसके पास जाएगी या नहीं जाएगी वो कहानी, हाँ, एक्चुअली वो सस्पेंस तो बने रहना चाहिए। तो इस तरह से इस वेब सीरीज का टाइटल भी आपने चूज किया है, वकील साहिबा, क्योंकि बेसिकली वो जो मेन कैरेक्टर है हमारा वो एक वकील साहिबा बनती है और वकील साहिबा के रूप में वो पॉपुलर होती हैं। आपसे अगर स्टार कास्ट के बारे में बात करूं तो क्या हमारे लोकल टैलेंट्स, रीजनल टैलेंट्स को मौका मिला है उसमें? नहीं, बिल्कुल सारे ही जयपुर के ही कलाकार हैं उसमें, और यहाँ थिएटर से जुड़े हुए हैं, कुछ बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं। तो पूरी कास्ट हमारी यहीं की है, जयपुर की है। ऐसा कोई वो ऐसा नया चेहरा या नोन फेस नहीं है उसमें, सभी यंग नए कलाकार हैं। कुछ सीजन थिएटर आर्टिस्ट हैं जो रोल के हिसाब से, तो उन्हें भी मैंने डिपेंडिंग ऑन देयर कैरेक्टर लिया है उसमें। तो लेकिन हाँ, सब लोग राजस्थान से हैं। और आपको भी ये लगता है कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ज़रिए हम अपने कंटेंट को, अपनी कला को, अपने सिनेमा को और भी ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं? क्योंकि हर जगह थिएटर में तो दिखाई जा नहीं सकती फिल्में, और वेब सीरीज़ के लिए तो OTT ही बने हुए हैं। राइट, वेब सीरीज़ तो खैर OTT का ही एक मीडियम है, जहाँ एक नया ट्रेंड हो गया कि जो बिंज वॉचिंग या वो जो एक नया आगे की 8 एपिसोड आए तो बस एक पूरी रात ओवरनाइट, तो वो ऑडियंस भी है, वो तो खैर एक ही है। और बाकी सिनेमा और ऑफ बीट कहानियाँ कहने के लिए मैं OTT को एक अच्छा माध्यम मानता हूँ, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे जैसा कि हिंदुस्तान में अमूमन स्टार ड्रिवन कंटेंट ही चलता है, क्योंकि आदमी एक फैमिली का एक बार थिएटर जाके फिल्म देखने का जो खर्चा है 1,500-2 हज़ार रुपये का आता है, तो एक मध्यम वर्गीय जो है वो हर महीने या 2 महीने में ही एक फिल्म देखता है। इक्विवेलेंट टू 10 डेज का ग्रोसरी। राइट। तो आदमी इसलिए हर सप्ताह रिलीज होने वाली फिल्म को जाकर नहीं देख सकता बॉक्स ऑफिस में, तो वो इंतजार करता है कोई बड़ी फिल्म आए तो जाके थिएटर में देखें, बाकी वो इंतजार करता है कि चलो आगे पीछे OTT पे आ जाएगी तब देख लेंगे। तो छोटी फिल्मों के लिए तो कोई स्कोप ही नहीं है, कोई इतना सिनेमा प्रेमी हमारा देश नहीं है कि वो ऑफ बीट अच्छी फिल्मों को जाके बॉक्स ऑफिस पे देखे पैसा खर्च करके, तो वो इंतजार करता है। इसलिए OTT एकमात्र माध्यम है उनके लिए रिलीज करने के लिए। अगर
OTT नहीं होता तो शायद मैं कसाई जैसी फिल्म अपनी फिल्म रिलीज नहीं कर पाता। तो डेफिनेटली वो है। हालांकि अब कालांतर में OTT भी अब स्टार ड्रिवन कंटेंट ही लेने लग गए हैं और स्टूडियोज घुस गए हैं वहाँ पे भी, तो वहाँ भी अब हमारे जैसे लोगों के लिए टफ होती जा रही है एंट्री, लेकिन लेट्स सी। तो प्रमोशन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए एक ना एक नोन चेहरा तो रखना ही पड़ता है, और बाकी उसके इर्द गिर्द आप लोकल टैलेंट्स को, रीजनल टैलेंट्स को मौका दे सकते हैं। आज OTT भी सेटअप देखता है, आपका स्टार देखता है, कास्ट क्या है आपकी, आपका आपने बॉक्स ऑफिस रिलीज एक तरीके से मैंडेटरी हो गई है अब OTT के लेने के लिए। जो बड़े प्लेटफॉर्म्स है लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजोन वगैरह, वो फिल्म आपसे डील ही नहीं करते हैं जब तक कि आपने बॉक्स ऑफिस पे रिलीज नहीं किया फिल्म को। राइट। तो चीज़ें मतलब वहाँ भी वही ढर्रा आ गया है, लेकिन देखते हैं। तो तनुज, आप क्योंकि OTT के साथ जुड़े हुए हैं और हरियाणवी और राजस्थानी इन दोनों भाषाओं का कंटेंट आपके OTT पर आता है, जो हमारी भाषा का सिनेमा है उसको कंज्यूम करने में शहरी लोग आगे हैं या गांव के लोग? क्योंकि अभी भी राजस्थान की जो ऑथेंटिक भाषाएं हैं, वो बोलियां जो हैं वो गांव में ज़्यादा बोली जाती हैं। नहीं, देखो, हमने एनालिसिस किया अब तक वही है कि जो 2 टायर 3 टायर जो भी है, गांव और स्मॉल टाउन्स, वहाँ का कंजप्शन सबसे ज़्यादा है। और हम मोस्टली फोकस भी यही करते हैं कि कहानियाँ वहीं की हो, क्योंकि उसके पीछे का एक रीज़न ये भी है, क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर आप जयपुर जैसे शहर में कहीं कैमरा लगा दो तो आपको वो राजस्थान नहीं लगेगा। हाँ। वो दिल्ली जैसा फील आ सकता है किसी बड़े शहर का। लेकिन जैसे ही आप स्मॉल टाउन्स और गाँव में गए और आपने कैमरा लगाया, कहीं भी फ्रेम लगी, तो लगेगा हाँ यार ये राजस्थान है। तो वो जो अट्रैक्ट कर रहा है, वो स्मॉल टाउन्स गांव के लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और मोस्टली वो लोग, क्योंकि जो लोग शहरों में चले गए, जो अर्बन काफ़ी हो गए, मतलब उनका अभी वो तो इतना रुझान नहीं, उनके लिए तो फिर वो बड़े प्लेटफॉर्म OTT वाले हैं, वही उनको देखना है। तो वहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा। लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि मतलब गांव और स्मॉल टाउन्स के लोग ही जुड़ जाए सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत बड़ा बेस है। तो उससे काफ़ी बूस्टअप मिल जाएगा इंडस्ट्री का। तो और आपने जो फिल्में बनाई तनुज, वो क्राउड फंडिंग से बनाई, तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है फाइनेंस की, कि रीजनल लैंग्वेज का जो कंटेंट होता है या फिल्में होती हैं उसमें जल्दी लोग फाइनेंस करने को तैयार नहीं होते। नहीं, बिल्कुल। क्राउड फंडिंग मतलब मैं तो ऐसे करता था कि जैसे गणपति और नवरात्रा का लोग चंदा इकट्ठा करते ना, तो मैं फिल्म के नाम पे इकट्ठा करता था। फिल्म ही आपके लिए रिलीजन है। तो जैसे आप मेरे फेसबुक पे ऐड है, और हम कभी बात भी नहीं की, हमने ऐसे ही ऐड है, तो मैं आपसे पैसे मांग लेता था, एक फिल्म बना रहा हो, दे सकते हो क्या? मुझे शर्म नहीं आती थी। मेरा दोस्त बोला तेरे को शर्म नहीं आती, लोग क्या सोचेंगे? मैंने कहा ये उनका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है फिल्म बनाना। क्या बात है। तो ऐसे करते करते बहुत, मतलब किसी ने 500 दिए, किसी ने 1000 दिए, ऐसे इकट्ठे करता रहता था पैसे। और नमक के लिए तो मैंने आई थिंक 1.5 से 2 लाख रुपए तक इकट्ठे कर लिए थे सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि मैं 4 शॉर्ट फिल्म बना ली थी ना। तो उसमें ऐसा हो गया था कि सब लोग धीरे धीरे देते थे, तो लोगों को ट्रस्ट हो गया कि यार बनाता तो है। मतलब अच्छी बनाना बुरी बनाना वो सेकंड है, फर्स्ट है कि फिल्में तो बना रहा, मतलब पैसा तो लग रहा है, पैसा तो लगा रहा कि बना रहा है, तो वो ट्रस्ट बिल्ड हो गया था। तो फिर वो नमक के लिए 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठा करना इतना टफ नहीं रहा। अब फंडिंग वही वाली बात है इनके लिए कि स्टार वाली चीज़ है। अगर आप इंडस्ट्री में कहीं भी, मुंबई वगैरह कहीं चले जाओ, किसी भी इन्वेस्टर, किसी प्रोड्यूसर के पास, वो बोलता है कि स्टार कौन सा है। और स्टार में भी ऐसा है, उनका साइन लेकर आओ एक लेटर के ऊपर कि मैं इनका कंटेंट करने के लिए तैयार हूँ। तो पहले तो है कि पहले तो वो जद्दोजहद है उस स्टार को रेडी करो। अब जब वो हाँ भरेगा तो ये भाई साहब बोलेंगे अब मैं पैसा लगाता हूँ। तो इन सब की चीज। और क्राउड फंडिंग बहुत पॉपुलर मीडियम है, आजकल थोड़ा कम हो गया है, लेकिन एक जमाने में काफी फेमस था। काफी बड़े फिल्म मेकर, जैसे ओनीर करके एक फिल्म मेकर हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने जो शुरुआत में जो फिल्में बनाई थी वो क्राउड फंडिंग से ही बनाई सॉरी भाई भी थी उनकी, बहुत प्यारी फिल्म थी। और एक बंदे हैं, मैं नाम आई थिंक पवन श्रीवास्तव समथिंग, जिन्होंने लाइफ ऑफ एन आउटकास्ट बनाई। अच्छा। उन्होंने तो लाखों रुपए इकट्ठे कर लिए थे, मतलब वो तो नेटफ्लिक्स को बेच भी दिया बाद में, नेटफ्लिक्स और मुंबई इंटरनेशनल। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो करते थे। तो हालांकि मेरे लिए क्राउड फंडिंग नहीं था, मेरे लिए जो इनिशियल ऐसा था कि यार दोस्तों से पैसे मांगना। तो होता यही ना लाइफ में, नोन लोग आपको पैसे नहीं देते। तो अननोन लोगों ने देना चालू किया, तो वो इस तरह से आपकी तो नोन से जो अननोन का जो ट्रांसफॉर्म हुआ ना, वो क्राउड फंडिंग बन गया। क्या बात है, क्या बात। गजेंद्र जी, ये सवाल तो आपकी तरफ भी जाता है कि जब आप राजस्थानी भाषा की फिल्में बना रहे हैं, तो क्या फाइनेंस एक प्रॉब्लम बन के आता है सामने? नहीं, डेफिनेटली होता है, क्योंकि छोटी फिल्मों पे प्रोड्यूसर्स बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और मैं अपनी यार कहानी, खैर भोबर तो बहुत शुरुआती दिनों की कहानी थी, तब हमने अप्रोच ही नहीं किया था स्टूडियोज़ को। तो हमने तो अपने कुछ मैंने जो अपनी सेविंग्स थी वो लगाई थी और कुछ दोस्तों से पैसा लिया था। अगेन क्राउड फंडिंग। हाँ, लेकिन वो इतना वाइड बेस नहीं था, 3-4 दोस्तों से ही, क्योंकि हमने बजट ही बहुत सीमित रखा था उसका। और उसमें तो कंडीशन ये हो गई थी कि मैंने इतना टाइट शेड्यूल बनाया था
10 दिन का, कि 10 दिन में फिल्म बनानी, क्योंकि मेरे पास 10 दिन जितने पैसे थे। अच्छा। क्योंकि अगर 11वें दिन का शूट होता तो फिल्म ड्रॉप हो जाती, ये हालत थी। तो हुआ ये कि पहले दिन का शूट हुआ, आधा काम ही हो पाया। फिर दूसरे दिन का शूट वापस ब्रेक लिया हमने, दूसरे दिन फिर शुरू किया, तो पीछे का कवर अप करते करते सारा दिन उसी में ही निकल गया। फिर मेरे जो डीओपी थे उनको पता था स्क्रिप्ट, उन्होंने कहा कि सर ऐसा है, ये फिल्म कंप्लीट नहीं होगी अगर अपन ऐसे करेंगे, तो अब ब्रेक करेंगे ही नहीं, अब फिल्म चलने दो, अब पैकअप के साथ ही रैप अप करेंगे सीधा। तो उसके बाद 24 घंटे काम होता था। मैं बीच बीच में शॉट्स के बीच में बस कहीं झपकी ले ली, दिन और रात शूट करते थे। और ऐसे जाके हमने जो करीब 20 दिन का काम था वो हमने 10 दिन में पूरा किया फिर लग के। क्या बात है। तो वो तभी वो फिल्म संभव हो गई। इनिशियल डेज की बात रही, फाइनेंस को लेके जो प्रॉब्लम आई, पर ये तो बेसिक प्रॉब्लम मुझे लगता है अभी भी होगी हमारे कंटेंट को लेकर। मतलब कसाई को लेके अगेन वही था, कसाई मैंने काफ़ी प्रोडक्शन हाउसेस को पिच करी। उस समय एक सारेगामा कुछ फिल्में बनाने का एक प्रक्रिया चल रही थी उनकी, 100 फिल्मों के लिए उन्होंने 1-1 करोड़ का बजट ऐसा कुछ निर्धारित किया था। वहाँ वो काफ़ी आगे तक भी पहुँची थी, लेकिन आगे जाकर फिर पता नहीं, वहाँ इतने लोग होते हैं ना कि किसी को समझ भी नहीं है कि यार रूरल बैकड्रॉप की कहानियाँ नहीं चलती हैं, उसके दिमाग में ये था। तो काफ़ी एडवांस लेवल पे जाने के बाद फिर वहाँ से रिजेक्शन आ गया कि नहीं, इसको हम नहीं कर रहे हैं। तो फिर देखा कि 2-3 साल इस प्रक्रिया में निकल गए, मेरे कम से कम 20 ड्राफ्ट हो गए, क्योंकि अब होता क्या, खाली बैठे बैठे उसी पे काम करते रहो स्क्रीन प्ले पे, तो वो बदलता जाता है। वो करते रहे काम, फिर का यार अब हो गया बहुत, अब अपन खुद ही करते हैं। तो अगेन फिर मैंने दोस्तों से पैसा लिया, 3-4 दोस्त उन्होंने फिर पैसा दिया, और बाद में हमने वो बनाई, कसाई बनाई। तो तनुज, आपको क्या लगता है कि ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, इनको कैसे कोप अप किया जा सकता है राजस्थानी भाषा की फिल्मों को बनाने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए? इसका देखो कोई प्रॉपर सॉल्यूशन तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि आपका मतलब टाइम मैनेजमेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट फिर आपको सीखना पड़ेगा बहुत बेटर वे में, कि हम कम से कम खर्चे में कैसे फिल्म को निकाल के ले जा सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि देखो ये प्रॉब्लम तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी है, कल भी रहने वाली है, ये कभी शॉर्ट होगी नहीं। ये जो स्टार पावर वाला जो गेम है जो इंडिया के अंदर, ये हमेशा रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि फिर एक और तरीका फिर मैं कहूँगा क्राउड फंडिंग और जुगाड़ है। और गजेंद्र जी, आप क्या कहेंगे, क्या कुछ किया जा सकता है कि राजस्थानी भाषाओं का मार्केट भी बढ़े, पॉपुलैरिटी भी बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी भाषा की फिल्में बन सके? पहली बात तो हमें एक बॉलीवुड के इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना पड़ेगा राजस्थानी सिनेमा पे, क्योंकि वो वैसी उनकी अगर हम सस्ती कॉपीज बनाएंगे तो राजस्थानी सिनेमा कहीं पहुंचने वाला नहीं है। एक प्रॉपर रॉलीवुड बनाना पड़ेगा, हमें अपनी कहानियाँ कहनी होंगी, थोड़ी बेटर सेंसिबिलिटी के साथ काम करना पड़ेगा। और छोटी फिल्में जो भी माध्यम मिले उसको प्रदर्शित करने का, चाहे स्क्रीन्स मिले या जो भी हैं, या OTT पे जाना पड़े, हमें दर्शक जुटाने होंगे उसके लिए, क्योंकि दर्शक देखेंगे। क्योंकि होता क्या है कि शुरुआती एफर्ट्स जो हैं वो जैसे रेगिस्तान में पहली बारिश की बूंदें उड़ जाती है वैसे होंगी वो, कि वो एफर्ट्स आपकी उड़ जाएंगी, लेकिन आपको लगातार करना पड़ेगा काम। तो इसलिए काम लगातार लोग करते रहेंगे तो दर्शक वर्ग भी एक क्रिएट होगा अपने आप। और दूरदर्शन के माध्यम से आप अपील भी करना चाहेंगे लोगों से कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाषा की फिल्में देखो। और हम इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ बैठकर बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी ऑडियंस ही हमें सुन रही है। तो मैं कहने का मतलब ये कि राजस्थानी सिनेमा है तो देखिए, सिनेमा हॉल में जाकर देखें, जहाँ देख सके वहाँ देखें, कम से कम देखें उसे। क्या बात है। एक चीज़ और है कि इसमें ना गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा कि बाहर जो साउथ की इंडस्ट्री ने जो इतनी बड़ी हुई है, उसका रीजन ये है कि उनको गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है। महाराष्ट्र में भी ऐसा रूल है कि मल्टीप्लेक्स में अगर मतलब इतने सारे शोज चल रहे हैं तो कुछ 10-20% 25% आपको रीजनल इंडस्ट्री का चलाना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी रूल है। अपने यहाँ ऐसा नहीं है। तो जब ये रूल ऐसा बनता है कि यार कोई भी मान लो सिंगल स्क्रीन थिएटर है, 4 शो चलते हैं दिन के, तो एक शो उन्होंने रख लिया गवर्नमेंट का कि आपको एक राजस्थानी रखना है, तो लोग आएंगे। बट उसके साथ एक चीज और है कि वो प्राइम टाइम पे रखा जाए। ऐसा ना कि सुबह 9 बजे रख ले तो कोई नहीं आने वाला उठ के सुबह। आई एम वेरी श्योर कि इस शो के माध्यम से जितनी बातें भी आपने बताई हैं हमारे दर्शकों तक पहुंच रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक हमारे भाषा की फिल्मों को देखेंगे और OTT प्लेटफॉर्म पे आपका राजस्थानी कंटेंट भी कंज्यूम करेंगे। गजेंद्र जी और तनुज, आप दोनों स्टूडियो में आए, हमसे इतनी सारी बातें की, और राजस्थानी भाषा की फिल्मों के लिए आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी शुक्रिया हमें बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। दर्शकों, आपसे भी इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। आज हमारे साथ शो में हमसे मुखातिब रहे जाने माने
सीजन्ड फिल्म मेकर गजेंद्र श्रोत्रिय जी और साथ ही साथ यंग एंड इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर तनुज व्यास। आज के शो में बस इतना ही। यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर हमें फॉलो करना ना भूलें। इस समय स्क्रीन पर एक QR कोड रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, उसको स्कैन करके आप हमारे सारे शोज को एक्सेस कर सकते हैं। अनामिका को आज के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए हम सबका चहेता DD राजस्थान। नमस्कार।